गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि इससे पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि पिपलांत्री एक आदर्श गांव जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका नाम है पिपलांत्री एक आदर्श गांव, यानी उस गांव का नाम है पिपलांत्री। तो इस गांव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उनके लेखक हैं जो हैं ज्योति प्रसाद बुरहागोहाई, जो कि असम के बासिंदा हैं। धेमाजी जिले में उनका जन्म हुआ था और इस गांव में बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं, वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, उनके वहाँ के संगमरमर के पत्थर, जैसे कि मैंने संगमरमर के पत्थर के बारे में बताया था कि संग यानी एक प्रकार का पत्थर और मरमर यानी मुलायम पत्थर, एक प्रकार का मुलायम पत्थर। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण अचानक एक ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है जिनका नाम है श्याम सुंदर पालीवाल, जिनके कारण आज वे गांव जो है, जो राजस्थान में स्थित है, वे गांव बल्कि भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी विख्यात है। और डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पाठ को अपने पाठ्यक्रम के विषय सूची में यह पाठ को संकलित किया है, ताकि वहाँ के लोग इस गांव के बारे में जानें, उसे समझें, उसे कैसे बनाया गया, उससे कुछ प्रेरणा हासिल करें और अपने डेनमार्क में भी वे किसी अपने विलेज को, अपने गांव को, अपने शहर को वे उसी प्रकार बना सके। इसलिए डेनमार्क की सरकार ने उसे अपने वहाँ की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर यह चैप्टर संकलित किया है। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इस पाठ से बच्चों को, यानी आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, उन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, उनके चिंतन शक्ति को बढ़ाता है कि हाँ, हम भी उस पिपलांत्री एक आदर्श गांव की तरह अपने गांव को भी, अपने शहर को भी, अपने नगर को भी, अपने बस्ती को भी हम बना सकते हैं। वे पिपलांत्री गांव की विशेषताओं का अध्ययन करके अपने देश के प्रति सही उत्तरदायित्व का पालन करने हेतु प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि इस पाठ की विशेषता, यानी उस गांव की विशेषताओं को जो इस पाठ में उतारा गया है ज्योति प्रसाद बुरहागोहाई के द्वारा, इस पाठ को पढ़ने के उपरांत जो बच्चे के दिमाग पर, उनके दिल पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसके पालन करने हेतु यह प्रेरणा उसको मिल पाएगा। राजस्थान सरकार ने भी पिपलांत्री गांव की उपलब्धियों की 7वीं एवं 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यानी कि यह पिपलांत्री जो गांव के बारे में, वहां पर भी राजस्थान सरकार ने भी अपने 7वीं और 8वीं कक्षा के, यानी 7th and 8th क्लास के जो विषय सूची होता है पाठ्यक्रम के, उस विषय सूची में इस पाठ को रखा है उन्होंने। छात्र छात्राओं को भी इस गांव के बारे में पढ़कर वहां की कार्य प्रणाली एवं गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त हुई है तथा उन्हें तदनुरूप कार्य करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। कह रहे कि जो छात्र छात्राओं, यानी छात्र यानी बॉयज और छात्रा यानी गर्ल्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि बंगाली में अगर कहा जाए कि छात्र का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं छात्री, है ना। बंगाली में छात्र के विलोम शब्द होता है छात्री, है ना, या ऑपोजिट वर्ड। लेकिन हिंदी में छात्र का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? छात्रा, नॉट छात्री। अगर छात्री लिखोगे, जैसे में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे यह गलती करते रहते हैं कि छात्र के ऑपोजिट वर्ड में छात्री लिखते हैं, लेकिन यह हिंदी में सही नहीं है। एक्चुअली बांग्ला में सही है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में छात्र का विलोम शब्द या ऑपोजिट वर्ड जो होता है वह होता है छात्रा। अर्जेंटीना के सिनेमा बनाने वालों के एक दल ने इस गांव पर ट्री सिस्टर्स नामक एक सिनेमा बनाया है। कह रहे हैं कि अर्जेंटीना जो एक शहर है, एक कंट्री है, वे अर्जेंटीना के सिनेमा बनाने वाले जो दल हैं, यानी ग्रुप जो है, वे ट्री सिस्टर्स नाम से एक सिनेमा बनाया है। किसके ऊपर? यही पिपलांत्री गांव के ऊपर उन्होंने एक फिल्म भी बनाया है,
जिस फिल्म का नाम है ट्री सिस्टर्स। ट्री मीन्स वृक्ष और सिस्टर्स यानी बहन, यानी वृक्षों के बहन, ट्री सिस्टर्स। कई लोगों ने इस गांव, अब बच्चों में एक बात बोलना भूल गया कि यह भी सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है कि ट्री सिस्टर्स नामक सिनेमा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। यह सवाल आ सकता है कि ट्री सिस्टर्स नामक सिनेमा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे कि अर्जेंटीना के सिनेमा बनाने वालों के एक दल ने ट्री सिस्टर्स नामक फिल्म या मूवी उन्होंने बनाया है। कई लोगों ने इस गांव पर 100 से भी अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण किया है, यानी कि कई लोगों के द्वारा, कई बच्चों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा इस पिपलांत्री गांव के ऊपर बहुत सारे पिक्चर, है ना, अधिक वृत्त चित्रों यानी उसका हूबहू प्रिंट उन्होंने बनाया है। हिंदी में भी पिपलांत्री नामक एक सिनेमा का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि अर्जेंटीना में जो उन्होंने अंग्रेजी में जो एक सिनेमा तैयार किया था जिसका नाम था ट्री सिस्टर्स, हिंदी में भी एक पिपलांत्री यानी उस फिल्म का नाम है पिपलांत्री। तो बच्चों मैं आप लोगों से कहूँगा कि पिपलांत्री नामक यह मूवी यूट्यूब में जाओगे, वहाँ सर्च करोगे, उसको आराम से देख सकते हो कि हाँ, क्योंकि हम अभी वहाँ गए नहीं हैं, कुछ लोग शायद गए होंगे, कुछ लोग नहीं भी गए होंगे, तो इस यूट्यूब में जाकर या पिपलांत्री को हम लोग देख सकते हैं कि वे क्यों विख्यात हैं पूरे विश्व में। तो हिंदी में भी पिपलांत्री नामक एक फिल्म बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। जिस समय श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था, अभी हम जिनके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा पिपलांत्री गांव का जो काया पलट, उनका जो नया रूप बनाया गया, उसके बारे में जानते हैं कि वे क्या थे और कैसे उस पिपलांत्री गांव को जो उस मुसीबत से उन्होंने निकाला और उसे सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी नहीं, बल्कि पूरे विश्व में विख्यात बनाया है। तो कह रहे कि जिस समय श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था, उस समय पिपलांत्री गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कह रहे कि जिस समय यानी जिस वक्त श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था, यानी जब अभी जस्ट श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था, तब उस गांव का हालत यानी पिपलांत्री गांव का हालत इतना खराब था कि लोग उसे देखकर दया आता था, उसे देखकर उसका अवस्था अत्यंत ही दयनीय था। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही श्याम सुंदर मातृ सुख से वंचित हो गए। कहने कि जब श्याम सुंदर पालीवाल 6 वर्ष के थे, तभी उनके सर से मातृ सुख की यानी उनकी माँ का देहांत हो गया। उनके सर से माँ की प्यार गायब हो गया, यानी उनकी माँ की देहांत हो चुका था। उसके बाद वे जीवन संघर्ष के लिए गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब उनके माँ के गुजर जाने के बाद उपरांत वे बहुत ही जीवन संघर्ष करने के बाद वे गांव छोड़कर कहीं अन्य यानी कहीं दूसरी और चले गए थे। परंतु गांव से दूर जाने के बाद भी उनके मन में गांव की गरीबी एवं दुखद स्थिति की छवि बनी रही। यानी जब वे गांव में जन्म लिए या जन्म होने के बाद जितने समय तक उन्होंने उस गांव में गुजारा, जीवन यापन किया, तब उन्होंने बहुत तरह तरह के उन्होंने वृत्तांत को देखा कि वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, वहाँ के लोग किस परेशानियों का सामना करते हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यह गरीबी दुखद परिस्थिति को देखते हुए वे उनकी आँखों में वे छवि दिखाई पड़ने लगे जब वे वहाँ से कहीं और चले गए थे, बनी रही। इसलिए कुछ दिनों बाद वे गांव लौट आए। जो उनके माँ के देहांत के बाद जो वहाँ की परेशानियों को देखते हुए वो वहाँ से छोड़कर चले गए थे किसी दूसरे जगह पर, लेकिन उस गांव का छवि उनके नज़र में आने लगे, उनकी आंखों के सामने झलकता रहा। वे याद करते हुए वो फिर से उस गांव में लौट आए। गांव लौटने के बाद उन्होंने उसकी हालत सुधारने के लिए कठिन संघर्ष शुरू किया। गांव में लौटने के कारण वे
उसकी हालत यानी पिपलांत्री का जो दयनीय अवस्था था, उनकी जो हालत था, उसको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत तरह की कठिनाइयों का संघर्ष शुरू किया। परंतु बृहद पैमाने पर हो रहे संगमरमर पत्थर की खुदाई ने सब कुछ खत्म कर दिया था। बृहद पैमाने में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पत्थर का, संगमरमर का जो पत्थर, जो मैंने कहा था एक प्रकार का मुलायम पत्थर, संगमरमर पत्थर का अर्थ होता है, तो उस पत्थर का बृहद यानी बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा रूप में उस पत्थर का खनन, खुदाई, सब कुछ खत्म होने लगा था। वहाँ का वातावरण, वहाँ की पर्यावरण, वहाँ की नदियों की जल, भूमिगत जल स्तर 800 फीट नीचे चला गया था। यानी जो पानी का लेयर होता है, यानी जो होता है ना, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि 10 फुट 8 फुट जाने के बाद ही हमें पानी मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं 20 फुट 25 फुट 40 फुट तक हम लोग जब नीचे जाते हैं तब भी हमें पानी नहीं मिल पाता। कभी कभी 100 फुट भी जाने के बाद भी पानी नहीं मिल पाता। वे पानी उस वक्त जब पिपलांत्री गांव में श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था, उस वक्त वे पानी का लेयर जो होता है वे 800 फीट नीचे चला गया था। यानी 800 फीट के ऊपर पानी आसानी से नहीं मिल पाती थी। गांववासियों ने तो जल प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन सन 2005 में जब श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव के मुखिया का पद संभाला, तब उनके सफल नेतृत्व में गांव की हालत में बहुत सुधार हुआ। कह रहे कि गांव वाले यानी जो पानी का लेयर जो होता है वे 800 फीट, जमीन के 800 फीट नीचे चले जाने के कारण वहां की लोगों में पानी न मिलने की आशा मानो समाप्ति हो चुका था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब 2005 यानी आज से 15 साल पहले 2005 में जब श्याम सुंदर पालीवाल उस पिपलांत्री गांव के सरपंच के रूप में, मुखिया के रूप में जब अपना पद संभाला, तब वहां की हालत में धीरे धीरे सुधार आता गया। वहां की हालत में धीरे धीरे पहले की तरह वहां की हालत सुधार होने लगा। एक दिन घटित एक घटना ने गांव के परिदृश्य को ही पूरी तरह से बदल दिया। कहने कि एक दिन एक ऐसा घटना घटित हुआ जिसके कारण उस गांव के लोगों के अंदर यह दृश्य जो पूरी तरह से बदल दिया था। वह घटना क्या था कि उस दिन पहले से बीमार चल रही उनकी बेटी किरण की अचानक मौत हो गई। यानी कि श्याम सुंदर पालीवाल के अचानक से उनकी बेटी थी जिसका नाम था किरण। कह रहे कि उस दिन यानी एक दिन अचानक से एक ऐसा दुर्दशा या कह जाते हैं कि ऐसा दृश्य, मनमारी एक दृश्य था जो उनके जीवन को बदल दिया था। वे दृश्य क्या था कि एक दिन अचानक से उनकी बेटी जिसका नाम है किरण, उनकी अचानक मौत हो गई, मृत्यु हो गया, देहावसान हो गया। लड़की की अकाल मृत्यु से शोकाकुल परिवार ने इस ईश्वर की इच्छा समझकर उसकी स्मृति में एक पैर लगाया। यानी कि जब श्याम सुंदर पालीवाल के बेटी किरण के गुजर जाने के कारण, अचानक मौत हो जाने के कारण वे बहुत ही बृहद शोकाकुल यानी दुख के सागर में वे डूब गए थे। और उसके स्मृति में यानी किरण जो उनकी बेटी थी किरण, उनके स्मृति में उन्होंने एक पैर रोपण किया, यानी उस लगाया, जमीन में लगा दिया, बो दिया, पेड़ लगाया, एक पेड़। यानी किरण के मर जाने के बाद जो उसका अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार के बाद वहीं पर एक पेड़ लगाया गया। उसी दिन से गांव में पेड़ लगाने का एक नया नियम शुरू हो गया। कह रहे हैं कि जब किरण नामक लड़की का मृत्यु होने के बाद उसके अंतिम संस्कार जहाँ हुआ था वहाँ पर जो एक पेड़ लगाया गया, पेड़ बोया गया, तभी से ही उस दिन से जब कभी कोई मरता तो लोग एक एक पेड़ लगाया करते थे। वह नियम शुरू हो गया, मानो एक नया नियम भी प्रचलन हो गया था।
सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गांव में जन्म लेने वाली प्रत्येक लड़की के नाम पर सार्वजनिक तौर पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे और किरण निधि योजना के तहत यह कार्य आरंभ हुआ। कहने की जब किरण के मर जाने के उपरांत उसके नाम पर एक पेड़ लगाया गया, तभी से यह पेड़ लगाने की परंपरा शुरू हो गया और तब से सर्वसम्मति यानी गांव के जितने सारे बड़े बुजुर्ग लोग थे वे एकजुट होकर एक नया परिकल्पना प्लानिंग कहते हैं जिसे, कि एक नया प्लानिंग किया उन्होंने कि अब से गांव में किसी भी एक बेटी के जन्म होने पर, यानी एक बेटी अगर जन्म होगी तो उसके जन्म की खुशी में वहाँ के गांव वाले कितने पेड़ लगाएंगे? 111 यानी 111 पेड़ लगाए जाएंगे और उस परिकल्पना का नाम क्या होगा? किरण निधि योजना। जिनकी बेटी देहांत हो चुकी थी उसी बेटी के नाम पर वह योजना का नाम पड़ गया किरण निधि योजना के तहत। अब इस योजना के तहत क्या होता है कि किसी के भी घर में जब कोई बेटी का जन्म होता है तो उसके नाम पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं, बोया जाता है। सन 2005 से 2010 तक गांव के मुखिया के रूप में कार्य करने के श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा किए गए अनूठे एवं एकल प्रयास ने गांव को एक नया जीवन प्रदान किया। कह रहे हैं कि 2005 यानी पिपलांतरी गांव में जो श्याम सुंदर पालीवाल है उनका मुखिया के रूप में जो चुना गया था वे 2005 में ही चुना गया था। तो एक मुखिया का कार्यकाल होता है 5 साल, यानी 2005 से 2010 तक का उनका कार्यकाल था। तो इस कार्यकाल के तहत वे मुखिया का कार्य संभालते हुए वे यह अनूठे यानी एकदम अलग अनूठे एवं एकल प्रयास में गांव को एक नया जीवन प्रयास प्रदान किया। उसी 5 साल में उन्होंने उस गांव का काया पलट कर चुके थे। उन्होंने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को 4 प्रकार के दायित्व सौंपे। कहने की उस गांव में जितने व्यक्ति थे सबको 4 प्रकार के दायित्व सौंपे। 4 तरह के दायित्व, वे दायित्व हम आगे पढ़ेंगे कि वे दायित्व आखिरकार क्या क्या है। तो जैसे कि वे 4 दायित्वों में से एक दायित्व, सबसे पहला दायित्व जो है वे क्या है कि पुत्री का पालन पोषण पुत्र के समान ही करना। सबसे पहला दायित्व यानी प्रत्येक व्यक्ति को वे दायित्व सौंपा गया था कि अगर उसके घर में, उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके पड़ोसी में अगर किसी पुत्री का जन्म होता है तो उसका लालन पालन किस प्रकार किया जाएगा? जैसे एक पुत्र का जन्म होने पर उसका लालन पालन किया जाता है, उसी प्रकार उस पुत्री का भी लालन पालन किया जाए। सबसे पहला जो कर्तव्य या दायित्व था वे यह है कि पुत्री का लालन पालन पुत्र के समान किया जाए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि यह पुत्री है या पुत्र है, या लड़का है या लड़की है, या बेटा है या बेटी है। ऐसा भेदभाव न कर पुत्र के समान पुत्री का लालन पालन किया जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल कि किसी के घर में अगर बेटी का जब जन्म होता है तो लोग उदास हो जाते हैं और बेटी का जन्म लेते ही लोग तरह तरह के लड्डू पकवान बांटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बेटी का जन्म होता है तो वे उसे कहीं और फेंक देते हैं, कहीं जंगल में रख देते हैं, कहीं सड़क में रख देते हैं, किसी बैग में भरकर कहीं फेंक देते हैं। परंतु वे श्याम सुंदर पालीवाल ने उस पिपलांतरी गांव में सभी व्यक्तियों को सर्वसम्मति से 4 दायित्व रखे। सबसे पहला दायित्व क्या है कि पुत्री का लालन पालन पुत्र के समान किया जाए। और दूसरा दायित्व क्या है कि जल का संरक्षण करना। जल का संरक्षण करना कहा जाता है कि जल यानी पानी का दूसरा नाम क्या है? जीवन। अगर पानी ही नहीं रहेगी तो जीवन भी नहीं रह सकता, इसलिए जल का दूसरा नाम जीवन है। तो जल का संरक्षण करना यानी कहीं कहीं हम लोग देखते हैं, आप सब भी जब टॉयलेट में जाते हो या बाथरूम में जाते हो तो पानी का
उपयोग सही तरीके से नहीं करते। जहाँ 1 लोटा 1 मग पानी का ज़रूरत होता है वहाँ हम बाल्टी भर पानी डाल देते हैं। तो इस प्रकार हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। श्याम सुंदर पालीवाल जी ने दूसरे दायित्व में उन्होंने कहा कि जल का संरक्षण करना, यानी जल की बचाव, सही उपयोग करना, जितना जरूरी है उतना ही पानी व्यवहार करना। तो सबसे पहला हमने क्या दायित्व पढ़ा कि पुत्र के समान पुत्री का देखभाल यानी लालन पालन करना, और दूसरा है जल का संरक्षण करना, और तीसरा दायित्व क्या है, पेड़ पौधे लगाना तथा अपनी संतान की तरह उसकी देखभाल करना। तीसरा जो दायित्व है जो उन्होंने गांव के व्यक्तियों को समझाया था, जो उन्हें प्रदान किया था, तो तीसरा दायित्व है कि पेड़ पौधे लगाना, यानी पेड़ पौधे हम लगाएंगे तथा अपनी संतान की तरह, जिस प्रकार हम अपनी बेटी का, जिस प्रकार हम अपने पुत्र का देखभाल करते हैं, वैसे ही उस पेड़ों का भी देखभाल हम पुत्र पुत्री के समान करेंगे। और चौथा दायित्व जो है वो क्या है, कृषि कार्य के द्वारा अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कह रहे हैं कि कृषि कार्य के द्वारा अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी जैसे कि हमें चावल का ज़रूरत है तो हम धान का खेती करेंगे, हमें सब्जी का ज़रूरत है तो सब्जी का खेती करेंगे, गम का ज़रूरत होगा तो हम गम का खेती करेंगे, है ना। तो कृषि कार्य के द्वारा, यानी जो किसान होते हैं उनके कार्य के द्वारा अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब यह भी हो सकता है कि जैसे कि 4 किसान हैं, उसमें से एक किसान ने बोया चावल यानी धान, दूसरे किसान ने बोया सब्जी, तीसरे किसान ने गम, चौथे ने कुछ और। इस प्रकार उन्होंने अपना अपना जो दायित्व है, अपना जो ड्यूटी है, वे अपने आप में बंटवारा कर लिया था, ताकि लोग किसी दूसरे जगह से वे खरीदना पड़े, वे अपने में ही वे भरण पोषण कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार वे पूर्ति कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला दायित्व यानी 4 दायित्व, सवाल आ सकता है कि पिपलांत्री गांव के जो श्याम सुंदर पालीवाल है, वे व्यक्तियों को कौन से 4 दायित्व प्रदान किए थे। तो सबसे पहला होगा कि पुत्र के समान पुत्रियों का लालन पालन करना, दूसरा हो गया जल का संरक्षण करना, तीसरा हो गया पेड़ पौधे लगाना और उसका देखभाल पुत्र और पुत्री के समान ही करना, चौथा क्या हो गया कि कृषि कार्य के द्वारा अपने आवश्यकता अनुसार भरण पोषण करना। गांव वासियों ने इन दायित्व का ईमानदारी एवं तत्परता से पालन किया। कह रहे कि जब श्याम सुंदर पालीवाल जी ने प्रत्येक व्यक्ति को यह दायित्व जब सौंपा, तो वहाँ के गांव वासियों ने भी उस दायित्व को ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ उसको पालन करने में एकजुट हो गए। कहा जाता है, जैसे कि चैप्टर शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि धैर्य, एकाग्रता, धैर्य यानी कंट्रोल, है ना, और एकाग्रता यानी एक साथ एकजुट होकर कोई भी कार्य हम करेंगे तो हम उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो यह पिपलांत्री एक आदर्श गांव को जो मुख्य व्यक्ति माना जाता है, जिन्होंने इस गांव का कायापलट किया था, वे था श्याम सुंदर पालीवाल। लेकिन इसके बाद भी उनकी जो मदद, यानी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले जो गांव वाले हैं, गांववासियों जो हैं, उनका भी इसमें उतना ही योगदान रहा है जितना श्याम सुंदर पालीवाल जी का है। तो गांव वाले ने उस दायित्व का ईमानदारी और तत्परता यानी जल्दी से उस कार्य में लग गए, अपना पालन करने लगे। उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्यों के फलस्वरूप गांव के परिदृश्य में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आने लगा। जो श्याम सुंदर पालीवाल जी ने जो व्यक्तियों को 4 दायित्व सौंपा था और गांव वालों ने जो उस दायित्व का पालन करने लगे, इससे जल्दी में ही देखने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस गांव का जो दृश्य था वे सुधार होने लगा, आने लगा। श्याम सुंदर पालीवाल के अनुसार पेड़ लगा देने मात्र से ही हम प्रकृति को नहीं बचा सकते, अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण करना तथा जल संरक्षण जैसे कार्यों पर भी बल देना आवश्यक है। श्याम सुंदर पालीवाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू श्याम सुंदर पालीवाल, यानी उनके मतानुसार, उनका मत क्या है कि सिर्फ पेड़ लगा देने से या पुत्र या पुत्री के समान उसका देखभाल कर देने में ही
कार्य समाप्त नहीं होता, बल्कि जल का संरक्षण भी करना चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या होता है कि हमें पेड़ भी लगाना पड़ेगा, उसका पुत्र या पुत्री के समान उसका देखभाल भी करना पड़ेगा, साथ में जल का संरक्षण भी हमें करना पड़ेगा, तभी हम अपने कार्य पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह बात 100% सही है कि पेड़ पौधे किसी भी शुष्क प्रदेश की हरियाली से भर देते हैं। कहने की यह बात 100% सही है कि पेड़ पौधे अगर लगाया जाए तो उस प्रदेश में, जो शुष्क प्रदेश है, उसमें हरियाली से भी भरा जा सकता है। यानी जितना हम पेड़ पौधे लगाएंगे उस वातावरण, वहाँ का जलवायु में भी सुधार आ सकता है। जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ के वातावरण, वहाँ के वायुमंडल वे प्रदूषित होते रहेंगे, वहाँ जल की मात्रा कम होता जाएगा। वहाँ की भूमि को उपजाऊ बना देते हैं तथा भूमिगत जल स्तर को ऊपर तक लाने में मदद करते हैं। कह रहे हैं कि वहाँ की भूमि, जो मैंने कहा था कि भूमि 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया बंजर और एक हो गया उर्वर, है ना। अगर सवाल आया एग्जाम में कि उर्वर का ऑपोजिट क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो उर्वर का विपरीतार्थक शब्द होगा बंजर। और बंजर अगर आया कि बंजर का विपरीत शब्द या विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो उर्वर, है ना। तो कह रहे हैं कि किसी प्रदेश का, किसी गांव का, किसी नगर का, किसी बस्ती का, उसके जमीन जो भूमि होता है उसका उपजाऊ जमीन बनाने में यह पेड़ पौधे का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जहाँ पर पर्यावरण यानी पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ के ज़मीन बंजर होते हुए भी वह उर्वर बन जाते हैं, यानी वहाँ पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, उपजाऊ बन जाते हैं। दूसरी ओर जल संरक्षण में हमें दोहरा लाभ होता है। कह रहे हैं कि पानी को बचाने में हमारी दुगनी लाभ होती है। वह लाभ क्या है, देखिए कि पहला यह कि हम इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि सबसे पहला प्रॉफिट जो है वह क्या है कि हम इसे पुनः यानी दोबारा, यानी एक बार उसे व्यवहार किया, फिर उसकी व्यवहार करने के बाद फिर से हम उसका व्यवहार कर सकते हैं। कैसे, हम देखते हैं आगे कि उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा, यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। यानी कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में यह सहायक होता है, यानी जो जमीन के नीचे का जो पानी का लेयर होता है उस लेयर को ऊपर तक लाने की, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 2005 में जब श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था तब पानी का लेयर जो होता है वह जमीन से कितने फुट नीचे हो गया था, 800 फुट। याद रखना कि श्याम सुंदर पालीवाल जी का जब जन्म हुआ था तब पानी का जमीन में जो पानी का लेयर था वे 800 फुट नीचे चला गया था, लेकिन आज वे पानी का स्तर ऊपर आता गया। फलस्वरूप वहाँ की भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ जाती है तथा फसलों की पैदावार अच्छी होने लगती है। कह रहे हैं कि जब वहाँ की पानी का जो लेयर होता है वह जब ऊपर आने लगता है तो वहाँ की उर्वर शक्ति भी बढ़ जाता है और फसलों का पैदावार भी अच्छी होने लगती है। तो बच्चों, इसके जो और थोड़ा बहुत बाकी है वे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।